नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के लिए। चाहे माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, एमजे पैरू बरेली रुहेलखंड, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, किसी भी विश्वविद्यालय में अगर आप पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, बहुत सारे लाइव क्लासेस दे चुका हूं, लेकिन आप लोगों ने एक प्रकार से अगर नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। पुरानी वीडियोस मेरी बहुत सारी लाइव क्लास वगैरह मैंने दी है, जिसमें मैराथन क्लास 300 क्वेश्चंस की मैंने दी है, तो उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में बहुत ही कम समय में मैं तीव्र गति से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का कारण क्या है, बताएंगे। राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी की उत्पत्ति क्यों होती? विचारधारा, यानी इनकी विचारधारा अपनी एक खुद की विचारधारा। समाजवादी पार्टी तो समाजवाद की विचारधारा को फॉलो करती है। ऐसे ही अलग अलग जो पार्टियां होती हैं वो एक प्रकार से अपनी एक विचारधारा पर खड़ी करी जाती हैं, ठीक है। तो विचारधारा और कुछ जो है रीजनल इमोशंस होते हैं, क्षेत्रीय भावनाएं होती हैं, वो भी कनेक्टेड होती हैं राजनीतिक दलों के साथ। और उसमें नेतृत्व करने का एक बढ़िया व्यक्ति होता है जो कि उसका नेता होता है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का कारण क्या है? विचारधारा, नेतृत्व और क्षेत्रीय भावनाएं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, धार्मिक आधार पर गठित राजनीतिक दल इनमें से कौन सा है? धार्मिक आधार पर गठित राजनीतिक दल है अकाली दल, मुस्लिम लीग और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेशनल कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब पार्टियां राजनीतिक दल हैं, ठीक है। धार्मिक आधार पर गठित की गई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवसेना पार्टी का गठन किस आधार पर हुआ है? धार्मिक आधार पर हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीयता के आधार पर गठित राजनीतिक दल इनमें से कौन सा है? क्षेत्रीयता के दल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, द्रविड़ मुनेत्र कंडगम और मिजो नेशनल फ्रंट, ये सब क्षेत्रीय आधार पर बनाई गई पार्टियां हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल का क्या काम होता है? राजनीतिक दल का काम होता है नीतियों का निर्धारण करना, राजनीतिक शिक्षा देना और जनमत का निर्माण करना। ये पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, सरकार के कार्यों का विरोध विपक्षी पक्षों या विपक्षी दलों के द्वारा ही किया जाता है। यह बात किसने कही थी? पीटर मर्कल ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों की उपयोगिता मानी जाती है क्योंकि ये एक प्रकार से क्या करता है दोस्तों, ये जनता की इच्छा जानने का साधन होता है, प्रतिनिधि सरकार को सफल बनाना और जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। ये तीनों जो है उपयोगिताएं मानी जाती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कारण ही जनता के भावावेश कानून का रूप धारण नहीं कर पाते, वे जनता को अपने विवेक का अवसर प्रदान करते हैं। यह बात किसने कही है? यह बात लास्की ने कही। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दलीय व्यवस्था किस देश में है? एक दलीय व्यवस्था चीन में है, ठीक है। दो दलीय व्यवस्था अमेरिका में है और बहुदलीय व्यवस्था अपने भारत में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। द्विदलीय व्यवस्था कहाँ पर है? द्विदलीय व्यवस्था दोस्तों इनमें से देखिए, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न देखेंगे, संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? देखें, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग, सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग भी करती है और प्रधानमंत्री इसमें फुल फॉर्म में होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था काम करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? संसदात्मक शासन प्रणाली का जनक दोस्तों किसको मानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रिटेन को माना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन की विशेषता दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण, ये संघात्मक शासन की विशेषता नहीं, बाकी सब है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 6 नंबर, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व इनमें से संगठन, सत्ता की प्राप्ति और राष्ट्रीय हित, तीनों
आवश्यक तत्व होते हैं राजनीतिक दल के? ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न है, किस लेखक ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? विचारों का दलाल, राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल किसने कहा है? लावेल नाम के विद्वान ने कहा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख विचारक इनमें से कौन से हैं? कार्ल मार्क्स और एंजल्स, ये दोनों विद्वान जो थे ये एक प्रकार से वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को लेकर के और भी पुस्तक पूछी जाएगी, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब किसने लिखा है? तो इसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे उपनिवेश का जनक माना जाता है? उपनिवेश का जनक दोस्तों औद्योगिक क्रांति को मानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है। और मीडिया की एक एंकर, क्या नाम है उनका? अंजना ओम कश्यप। उन्होंने टीचर्स को क्या बोल दिया? ये भाई 2 कौड़ी के हैं, ये है यूट्यूबर्स, ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स ने इसका रिप्लाई दिया है, बड़े बड़े टीचर्स ने। और कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा किया कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर उंगली उठा रहा है कि टीचर्स व्यक्ति पढ़ा ही रहा है, जो चीज़ें जो है संस्थाओं में आपको 3-4 हज़ार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, उससे कहीं अधिक यूट्यूब पर आपको मिल जाती है, ठीक है, 100-150 रुपए में और उससे भी कम फीस में। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 11 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है दोस्तों? भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, यूनिटी ऑफ स्टेचू किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा सबसे ऊंची है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में उदारीकरण को किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था? उदारीकरण दोस्तों लाया गया था किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? 15 नंबर, संविधानवाद का जनक दोस्तों अरस्तु को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, इस कथन को कहा था जॉर्ज सीले ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र शासन के मूल लक्षण है, लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण में से क्या है दोस्तों? देखिए, लोक प्रभुता में विश्वास करता है लोकतंत्र शासन, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है और विधि का शासन होता है यहाँ पर कानून के द्वारा। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व इनमें से क्या है? शिक्षित जागरूक जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता, ये तीनों जरूरी है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, ओपन सोसाइटीज एंड एनिमीज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को कार्ल पावर ने लिखा है। आप पापर ने, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा नहीं है? स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा इनमें से क्या नहीं? स्थानीय स्वशासन नहीं है, बाकी सब है। 21 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के किस अंग में सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो किया गया प्रस्तावना में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक को लिखा प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चलो, लोकमत का साधन इनमें से क्या नहीं है? देखिए, मानव तत्व, स्वतंत्र प्रेस और पत्र पत्रिका ये लोकमत का निर्माण करती हैं, जबकि सरकार लोकमत का निर्माण करने का साधन नहीं। डी ऑप्शन। किसे लोकमत के मार्ग में बाधा नहीं माना जाता है? निर्धनता और असमानता बाधा है, निरक्षरता भी बाधा, पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र भी लोकमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन राजनीतिक दल जो होता है ये लोकमत के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, सिद्धांत उनका एक होता है, राष्ट्रीय हित भी काम करते हैं, संबंधित साधनों के में विकास विश्वास, ये राजनीतिक दल की तत्व होते हैं, जबकि हिंसा में विश्वास राजनीतिक दल नहीं करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पॉलिटिकल पार्टी का कार्य क्या नहीं है इनमें से? देखिए, जनमत का निर्माण, सरकार निर्माण, राजनीतिक चेतना का प्रसार, ये सब काम करना। दलीय स्वार्थों की पूर्ति, ये राजनीतिक दल का काम नहीं होता। दबाव समूह का प्रमुख लक्षण नहीं है इनमें से। दबाव समूह दोस्तों सीमित सदस्यता होती है, सीमित उद्देश्य होता है और अनिश्चित कार्यकाल होता है। दबाव समूह का प्रेशर ग्रुप का, ये राजनीति में भाग नहीं लेते लेकिन राजनीति में प्रभाव जरूर डालते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार सत्ता प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, दबाव समूह की विशेषता नहीं होती, लक्षण नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। दबाव समूह का साधन क्या नहीं? चुनाव लड़ना इसका साधन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ए ऑप्शन। बाकी सत्ता, सभा और गोष्ठी, लॉबिंग करना, अनैतिक साधनों का प्रयोग करना, ये सब दबाव समूह वाले करते हैं, ठीक है। दबाव समूह जैसे कि आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, किसान यूनियन हो गया, या ऐसे तमाम प्रकार के और भी जो है संगठन होते हैं, वो सब इसी में दबाव समूह में आते, जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं राजनीति पर अपने काम करवाने के लिए, जनता के काम को करवाने के लिए।
प्रश्न है कौन सी निर्वाचन पद्धति अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली करती है, सूची प्रणाली करती है, संचित मत प्रणाली भी करती है। निर्वाचन पद्धति अल्पसंख्यकों का, तो ये बहुमत प्रणाली जो होती है ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि बहुमत प्रणाली जो होती है वो जो बहुसंख्यक होंगे उनका प्रतिनिधित्व करेगी, अल्पसंख्यकों का नहीं करेगी। अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? देखिए, खुला मतदान आवश्यक नहीं होता है, बाकी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व और सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो खुला मतदान जो होता है अच्छे प्रतिनिधि के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं, कोलमान नाम के एक विद्वान है, वो जो है कॉमर्शियल प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पर है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला एकमात्र देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। बहुकाल पालिका भी यहाँ की एक विशेषता मानी जाती है। भारत में मतदान का कौन सा रूप प्रचलित है? भारत में दोस्तों गुप्त मतदान होता है, खुला मतदान नहीं होता, सरकारी मतदान भी नहीं होता, व्यावसायिक मतदान भी भारत में नहीं होता। भारत में गुप्त मतदान होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न, दबाव समूह का वर्गीकरण किया है किसने? दबाव समूह का वर्गीकरण किया है दोस्तों आमंड और पावेल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र की परिभाषा दी, जो कि बड़ी ही प्रासंगिक है और वर्तमान में लोग इसको जो है याद रखते हैं और पूछा भी जाता है प्रश्न परीक्षा में। प्रश्न है, एक व्यक्ति का शासन किस प्रकार के शासन में देखने को मिलता है? एक व्यक्ति का शासन दोस्तों राजतंत्र में देखने को मिलता है। राजतंत्र में राजा का लड़का राजा बनता चला जाता है और एक ही व्यक्ति शासन करता है, राजा। प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता की किसी विशेष वर्ग में केंद्रित ना होकर के संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा लॉर्ड ब्राइस की है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सबसे उपयुक्त नमूना किस देश को माना जाता है? स्विट्जरलैंड को। सी ऑप्शन करेक्ट है, एकमात्र देश यही है। प्रत्यक्ष मतलब प्रजातंत्र का स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, चूंकि छोटा देश है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गणतंत्र उसे कहते हैं जिस देश का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है, यानी कि जैसे भारत एक गणतंत्र देश इसलिए चूंकि भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसका भी चुनाव होता है। यानी गणतंत्रता तभी बताई जाएगी जब देश का मुखिया और सरकार का मुखिया सभी के सभी जनता के द्वारा चुने जाते हैं तब। ठीक है, वंशानुगत होंगे तो फिर वो मोनार्की राजतंत्र कहा जाएगा। ठीक है, गणतंत्र नहीं कहा जाएगा। बहुमत का शासन होता है कहाँ पर? लोकतंत्र में। बी ऑप्शन। प्रजातंत्र, प्रश्न आपका आ चुका। प्रजातंत्र में मूर्खों का शासन होता है, किसने कहा? प्रजातंत्र में मूर्खों का शासन होता है, किसने कहा दोस्तों? प्रजातंत्र में मूर्खों का शासन होता है, यह कथन किसका है? सर हेनरी मैन का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? राष्ट्रीय एकता, जनता में नैतिकता और स्वतंत्र प्रेस, ये सब प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों का होना किसके लिए आवश्यक है? पॉलिटिकल पार्टी होती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। अगर राजनीतिक दल नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी सफल नहीं मानी जाती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? स्वतंत्र न्यायपालिका, समय से पहले चुनाव मतलब समय से चुनाव करवाना, स्वतंत्र प्रेस। लोकतंत्र की सफलता के लिए सभी आवश्यक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत कैसा है? कानूनी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑस्टिन कहाँ का दार्शनिक था? इंग्लैंड का दार्शनिक था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विधि शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक किसने लिखी है? विधि शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक लिखी जॉन ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता राज्य का तत्व है, अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश में प्रधानमंत्री का परिवर्तन किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता होती है कैसी? पूर्ण और अनंत, निरंकुश और अविभाज्य, ये सभी होती है जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता। संप्रभु का आदेश ही कानून है, कथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का। बी ऑप्शन। कानून लोकमत की अभिव्यक्ति है, कथन किसका है? सिसरो का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? लास्की ने लिखी है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं। यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा को त्याग दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा, यह कथन किसका है? यह कथन भी लास्की महोदय का है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर गार्डनर ने लिखी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से आपका आज को लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? देखिए, लोकसभा को, हाउस ऑफ कॉमन्स को, प्रतिनिधि सभा को, इन सभी को लोकप्रिय सदन कहते हैं, जो कि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ पर जाते हैं। एकल कार्यपालिका होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, एकल कार्यपालिका होती है जैसे अमेरिका वगैरह में, बी ऑप्शन। लेजिस्लेचर के लेखक कौन है? केसी वियर ने लेजिस्लेचर नाम की पुस्तक लिखी है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और तीव्र गति से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है परीक्षा कल ही लगी हुई उसके लिए बहुत बेस्ट तैयारी के लिए आपकी ये जो है वीडियो है। द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी में द्विविधानमंडल होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों को अस्तित्व में लाने का श्रेय कानून को है। यह बात किसने कही थी? कैब्र महोदय ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदायों से भिन्न होता है। लास्की ने कहा था संप्रभुता की वजह से ही राज्य जो होता है सभी प्रकार के समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। सिक्स बुक ऑन दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? जीन बोधा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। यह विचार बोधा ने कहा था संप्रभुता को लेकर के, सॉवरेनिटी को लेकर के। सॉवरेनिटी क्या होती है कि यह जनता उसमें क्या होती है एकदम से मतलब कि जो है अपने काम को करेगी, साथ ही साथ में जो राजा होगा उस पर किसी दूसरे राजा का कोई जो है दबाव नहीं पड़ेगा। जैसे मोदी जी पर कोई, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति अभी चाहें कि मोदी जी अपने भारत में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अगर अमेरिका वाला दबाव बना रहे इसका मतलब भारत संप्रभु नहीं है। लेकिन अगर खुद ही जो है मोदी जी अपने मन से कर पा रहे हैं तो यानी संप्रभु है। ठीक है। संप्रभुता, संप्रभुता व्यक्तियों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीम शक्ति है। यह परिभाषा किस विचारक की है? तो बर्गेस की है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, राज विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, यानी कि विधि राज्य कानून का निर्माण नहीं बल्कि कानून राज्य का निर्माण करता है। यह कथन किसका? कैब्र का। बी ऑप्शन। कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? देखिए, लास्की, मैकैबर, लॉर्ड ब्राइस ये सब बहुलवादी हैं, लीकाक बहुलवादी नहीं है, बी ऑप्शन। ऐसी संप्रभुता जिसमें वैधानिक और वास्तविक शक्तियों में साम्य पाया जाता है उसको हम वास्तविक संप्रभुता कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसकी? जॉन ऑस्टिन की, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोकतंत्र का गुण नहीं है इनमें से, व्यक्ति का शासन लोकतंत्र में नहीं होता, राजनीतिक शिक्षा, समानता और असमानता ये सब आपको मिलेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र की आवश्यक शर्त नहीं है, पूंजी प्रेम में लोकतंत्र में नहीं होता, बाकी समानता, शिक्षा की जागरूकता और जन सहभागिता होती है। किसी लोकतंत्र का दोष नहीं माना जाता है। लोकतंत्र का दोष, अत्यधिक खर्चीली पद्धति, अयोग्यता की पूंजी, भीड़तंत्र एवं भ्रष्ट शासन लोकतंत्र का दोष नहीं माना जाता। किसको नहीं माना जाता दोस्तों? इन सभी को नहीं माना जाता है। अल्प अल्प अल्पतंत्र का लौह नियम किसने प्रस्तुत किया था? मिशेल्स ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? कार्ल मार्क्स बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं, बाकी सार्टोरी, शुम्पेटर, मैनहाइम ये सब हैं। अगला, निम्न में से कौन शासन व्यवस्था सर्वाधिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है, उत्तरदायी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 23 नंबर, वैश्वीकरण की सफलता का महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या है? 23 नंबर का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। वैश्विक संपर्क, आदान प्रदान और सूचना की क्रांति, ये तीनों वैश्वीकरण की सफलता के लिए जाने जाते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कौन सी विचारधारा वैश्वीकरण की पोषक है? दोस्तों, वैश्वीकरण की पोषक इनमें से कौन सी विचारधारा है? इनमें से नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म, ए ऑप्शन। 24 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख प्रतिपादक हैं जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था? दोस्तों, 326 आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है? मैं ही राज्य हूँ इस कथन को कहा था किसने दोस्तों? लुई 14वां ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है? दिल्ली का मुख्यमंत्री दोस्तों किसको पहले चुना गया था? अब इस समय तो शायद मेरे हिसाब से रेखा गुप्ता जी होंगी। ठीक है। हालांकि भाजपा की जो है मुख्यमंत्री बन चुकी है अब अरविंद केजरीवाल जी पहले थी जब ये क्वेश्चन बना था उस समय का पेपर, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? 29 नंबर का सी ऑप्शन, बिल्कुल 1948 में की गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना तो पीडीएफ नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 30 नंबर, मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं, मानव अधिकार के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों प्रकार के आधार आते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 31 नंबर, नारीवाद का सर्वाधिक उग्र रूप कौन सा है? नारीवाद का सर्वाधिक उग्र रूप होता है रेडिकल फेमिनिज्म,
ये सबसे उग्र रूप माना जाता है। द सेकंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी है? द सेकंड सेक्स पुस्तक को लिखी है सिमोन de beauvoir ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा जाएगा। नारीवादी विचारिका है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है पीडीएफ नोट्स के लिए, अब अभी के लिए ऑफर लॉन्च कर दिया गया सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए। चूंकि थर्ड सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा आपकी समाप्त होने वाली है, थर्ड सेमेस्टर का भी आपको उसमें 6 महीने तक आप जुड़े रहेंगे और उसमें लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा जब आप थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेंगे तो। 9984 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा और किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम। दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर, केवल सेकेंड सेमेस्टर की फीस जमा करेंगे अभी इस समय तो मात्र 100 रुपये फीस में आपको पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, सभी का आपको ऑब्जेक्टिव नोट्स भी और लिखने वाला जो भी आपकी परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव लिखिए, सभी प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपये फीस में। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपके लिए जो ऑफर चल रहा है सबसे बेटर है, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर एक साथ फीस जमा कर देंगे तो आपका फायदे में रहेंगे। चूंकि आप थर्ड सेमेस्टर पूरा 6 महीने तक पढ़ेंगे भी, कोई थर्ड सेमेस्टर की सीरीज आपको नहीं लेनी पड़ेगी, सेकंड सेमेस्टर की भी आपको सीरीज किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 150 रुपये फीस में, वैसे फीस आपकी 200 रुपये है लेकिन उसको घटा करके 150 रुपये कर दी गई। 150 रुपये फीस में आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर और पूरा सेकंड सेमेस्टर के नोट्स यानी सेकंड एंड थर्ड दोनों की फीस मात्र और मात्र 150 रुपये जो बच्चा जमा करेगा उसका सेकंड सेमेस्टर का पीडीएफ मिल ही भी जाएगा और सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप भी मिल जाएगा और साथ ही साथ में थर्ड सेमेस्टर की फी उसमें आपको जोड़ भी दे जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की फीस मात्र 150 रुपये है। अभी ऑफर चल रहा है और ये बहुत बड़ा ऑफर है दोस्तों। मात्र 150 रुपये में आपके तीनों चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलेगी। आपको सीरीज या किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सब्जेक्ट की किताब या सीरीज आती है, अगर किताब लेंगे कम से कम 200-250 किताब आती है और सीरीज लेंगे एक सब्जेक्ट की तो 60 रुपये की आती है एक सब्जेक्ट की। यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे, 4 सब्जेक्ट कम से कम, तो आपके कम से कम नहीं तो ठीक है 300-400 रुपये आपके खर्च होते हैं। वो 300-400 रुपये आपके बच जाएंगे और आपको शुक्ला सर का यानी मेरा गाइडेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पिछले 7-8 सालों से मैं बीए के क्षेत्र में पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक ऐसे क्वेश्चन जो मैं बताता हूं जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिलेंगे। अभी जैसे पॉलिटिकल साइंस कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव वाली, कई सारे प्रैक्टिस सेट आप उसमें सोल्यूशन के साथ विथ आंसर शीट आपको मिल जाएगा। तो मात्र 150 रुपये फीस जमा करें। आप ये फीस खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे 9984 पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम, सेमेस्टर का नेम, आपके पास से क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 150 रुपये फीस जमा कर देने हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा और थर्ड सेमेस्टर वाले ग्रुप में आपको जोड़ भी दिया जाएगा। ये आपके लिए बेनिफिट्स होगा कि आप 6 महीने तक उसमें जुड़े रहेंगे 150 वाले में। और केवल 100 वाला फीस अगर आप जमा करेंगे तो मात्र और मात्र सेकंड सेमेस्टर तक ही आप पढ़ पाएंगे बस, यानी कि पेपर के बाद में आपको उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट्स है कि 150 वाला फीस जो है आपका बड़ा बेटर है। उसमें आपको क्लास वगैरह, पीडीएफ नोट्स, तमाम सारे पहले के प्रैक्टिस सेट, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, थर्ड सेमेस्टर के सब कुछ आपको मिलेंगे सभी विश्वविद्यालयों के। तो ये आपके लिए बड़ा फायदा है। ठीक है, तो आप जुड़ जाएं, देर ना करें। आगे देखते 33 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न आपका चुका है लॉबिंग एक प्रमुख साधन है, क्या है? लॉबिंग किसका प्रमुख साधन है दोस्तों? 33 नंबर, लॉबिंग जो होता है दबाव समूह के द्वारा बनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन से दबाव समूह का कार्य नहीं है। दबाव समूह का कार्य चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव नहीं लड़ते दबाव समूह वाले, बाकी सब करते हैं। ठीक है, दबाव डालना, लॉबिंग करना, प्रचार करना, ये सब काम करते हैं दबाव समूह वाले। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? 35 नंबर, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य का परम आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा? 36 नंबर, राज्य का परम आवश्यक तत्व है संप्रभुता, सॉवरेनिटी जो है राज्य का आवश्यक तत्व। राज्य के वैसे तो 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकारी, चारों राज्य के आवश्यक तत्व हैं चारों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा चारों में से? संप्रभुता। बिना संप्रभुता के राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। 37 नंबर, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं शिक्षा, जाति, धर्म, सामाजिक कारक, ये सब प्रभावित करते हैं किसको दोस्तों? राजनीतिक संस्कृति को, पॉलिटिकल कल्चर को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से सरकार के आवश्यक अंग इनमें से कौन से हैं? सरकार के आवश्यक अंग दोस्तों कौन से हैं? 38 का ये ऑप्शन 3 नहीं 4 सरकार के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? आवश्यक अंग पूछा गया, सरकार के तत्व तो नहीं पूछा गया। सरकार के अंग वैसे तो अगर देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पर पूछा जा रहा होगा कि जैसे जो है निश्चित भूभाग, संप्रभुता, जनसंख्या और सॉवरेनिटी, तो 4 होगा। लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्याय सरकार के, देश के, राज्य के नहीं पूछा गया। हाँ,
सरकार के अंग की बात की गई दोस्तों, देश के। अगर राज्य का अंग पूछता, राज्य के अंग, तो राज्य के 4 अंग होते दोस्तों, संप्रभुता, निश्चित भूभाग, वहां पर एक जनता रहने वाली और सरकार, ये 4 तत्व होते। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधायिका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? संविधान का रक्षक दोस्तों किसको कहते हैं? 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यायपालिका संविधान के रक्षक है, जुडिशरी, डी ऑप्शन। आदर्श संविधान के लक्षण, स्पष्टता, व्यापकता और परिवर्तनशीलता जिस भी संविधान में होती है वो आदर्श संविधान माना जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषताएं हैं। 41 नंबर, पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषताएं इनमें से क्या है दोस्तों? देखिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के प्रति समानता, ये सब पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषताएं हैं। इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था दोस्तों 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। 42 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के निषेध से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपाधियों का अंत दोस्तों, अनुच्छेद 18, कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, बाल श्रम का अनुच्छेद 23-24, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में 73वां संविधान संशोधन में से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्थाओं से 73वां संविधान संशोधन रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 नंबर का सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, थॉमस ईयर। बाकी हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज, फर्स्ट एड एंड हेल्थ के तमाम सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु दोस्तों 18 साल की, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का उदय किस शताब्दी में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 20वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन से, राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी है? राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी दोस्तों? बी ऑप्शन, अरस्तू ने दी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करता है? राजनीति विज्ञान सरकार, राज्य और मानव सभी का अध्ययन करता है, डी ऑप्शन, 49 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन आप देखेंगे, 50 क्वेश्चन वो मैंने बता दिए थे, आपके हो गए 100 क्वेश्चन से अधिक। आधुनिक प्रजातंत्र यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है जेम्स ब्राइस ने, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है? किसने किया दोस्तों? ग्राहम वालस ने किया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक को लेखक है दोस्तों कौटिल्य, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 100 एमसीक्यूज को देख लिया, 100 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं तीव्र गति से, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए और भी क्वेश्चन को देख लीजिए तीव्र गति। 57 नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संविधानवादी विचारक कौन है? राज्य की उत्पत्ति के संविधानवादी विचारक कौन है दोस्तों? 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, डी ऑप्शन, हाब्स, लॉक और रूसो, ये सब राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। लेवियाथन पुस्तक थॉमस हॉब्स की है, ठीक है। ये बात, टू ट्राइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? कमेंट करके बताएंगे। समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? जीन जैक्स रूसो ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, जीन जैक्स रूसो का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा था? हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव कैसा था? बिल्कुल स्वार्थी था, मानुष्य स्वार्थी था और फिर स्वार्थ के हिसाब से सब कुछ किया करता था, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचारक कौन है? प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित विचारक है दोस्तों जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर बात की जाए तो ये जर्मी बेंथम के शिष्य थे और ये उपयोगितावादी विचारक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य को वर्ग का परिणाम मानने वाले विचारक कौन है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है, ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। इसी ने कहा था कि अब तक का समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और इसी ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। 62 नंबर क्वेश्चन से, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है स्पष्ट होता है संविधान की प्रस्तावना से, मौलिक अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों से या न्यायपालिका से? 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों से, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या हैं? लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधा, ये तीनों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
आगे देखेंगे। 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ चूँकि 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कब के हो चुके हैं, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय राजनीति में लौह महिला किसे कहा जाता है? भारतीय राजनीति में लौह महिला कहा जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 53 नंबर प्रश्न आपका, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में परंपरागत दृष्टिकोण संबंधित कौन है इनमें से? 53 नंबर का राइट आंसर क्या? देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। चलिए देख लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका। बिल्कुल, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में परंपरागत दृष्टिकोण संबंधित कौन है इनमें से? संस्थागत दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर क्या? 53 नंबर का डी ऑप्शन। ये सारे दृष्टिकोण जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण है। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है किस पर? उत्तर व्यवहारवाद दोस्तों बल देता है किस पर? बल देता है कर्म पर और प्रासंगिकता पर। डी सी ऑप्शन दोनों पर, ठीक है। अगला 55 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? राज्य के 55 नंबर, राज्य का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? नैतिकता राज्य का तत्व नहीं, बाकी जनसंख्या, निश्चित प्रदेश और संप्रभुता और वहां पर शासन करने के लिए एक सरकार, चार तत्व होते हैं राज्य के, ठीक है। एथिक्स नैतिकता पर राज्य काम नहीं करता है। 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता इनमें से नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राज ईश्वर की सृष्टि, ये राज्य के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत मानता है। राज समझौते का परिणाम है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहता है, ना कि दैवीय उत्पत्ति का। तो यही वाला हो जाएगा, यही प्रश्न के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की मान्यता इनमें से राज्य समझौते का परिणाम है, ये नहीं होता, ठीक है। बाकी राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, राज्य राजा का विरोध पाप है और राज्य ईश्वर की सृष्टि है, ये तीनों चीजें दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में कहा गया है। ये बात आप ध्यान रखें। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।